नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश ने बड़ी मुश्किल से कोरोना जैसे प्राण घातक वायरस से मुक्ति पाई है, लेकिन अब एक और समस्या देश में पनप रही है। लोगों के घरों तक ये वायरस पहुंच रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में फ्लू से संक्रमित लगातार मरीज मिलते ही जा रहे हैं। H1N1 वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ देश के लगभग हर हिस्से से इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। ज़्यादातर लोग वायरल की चपेट में हैं। H1N1 वायरस का कहर सबसे ज़्यादा देश की राजधानी दिल्ली में है। जो आंकड़े आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कि दिल्ली की स्थिति क्या है। 1777 से ज़्यादा मामले अकेले दिल्ली में सामने आए हैं। 20 अगस्त तक संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 114 नए H1N1 मरीज सामने आए। ये दिल्ली की स्थिति है। पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 229 मामले थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में संक्रमण कई आयु वर्गों में फैला है, यानी बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों। अस्पतालों में पिछले 2 सप्ताह से स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। कुछ मरीजों में संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच रहा है। गंभीर मरीजों में सांस संबंधी जटिलताएं भी देखी गई हैं। कुछ मरीजों में फेफड़ों का गंभीर संक्रमण भी सामने आया है। बच्चों और बुजुर्गों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ये पहले से बीमार लोगों के लिए भी खतरनाक है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वालों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बेहतर है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। खांसी और बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज ना करें। समय पर डॉक्टर की सलाह ले लें। अपना इलाज खुद ना करें। बीमारी बढ़ने पर अस्पताल पहुंचने में अगर देर होती है तो ये आपकी जान पर भारी पड़ेगा। बढ़ते मामलों की स्थिति देखकर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अब क्या H1N1 वायरस का ये नया रूप है या फिर ये मौसम के साथ में मिल करके इतना खतरनाक हो गया है, ये चीज भी हमें समझनी होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने नए रूप की पुष्टि नहीं की है। H1N1 वायरस जो पिछले साल फैला था वही कहा जा रहा है कि इस बार भी फैल रहा है। मौजूदा वायरस टीके में शामिल वायरस से मेल खाता है। संक्रमण बढ़ने के पीछे नया खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन जो वायरस पहले से मौजूद है यह संभावना है कि इसने अपने आप को मजबूत किया है। वैज्ञानिक इसे मौसमी इन्फ्लुएंजा का हिस्सा मान रहे हैं। मौसम तो बदल रहा ही है। मॉनसून में नमी संक्रमण फैलने की मुख्य वजह होती है या बड़ी संभावना बनती है। मौसम में बदलाव से भी सांस संबंधी बीमारियां पनपती हैं। बारिश में बंद जगहों पर लोगों की भीड़ अगर बढ़ती है तो फिर यह खतरनाक हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन संक्रमण फैलने का माध्यम बन सकता है। बुजुर्गों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी ऐसे स्थितियों से बचने की सलाह दी गई है। मधुमेह और हृदय रोगियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल नए वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। यानी जो वायरस पिछले साल अपना असर दिखा रहा था, जिसका असर कम दिख रहा था, इस बार ज्यादा दिख रहा है। H1N1 के लक्षण से अस्पताल
पहुंचने में किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए या कब अस्पताल पहुंचना चाहिए, ये भी हमें देखना होगा। तेज बुखार H1N1 संक्रमण का शुरुआती संकेत हो सकता है अगर आपका बुखार 101, 102 तक जा रहा है। इसके अलावा शरीर में दर्द और कमजोरी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो ये भी इस बुखार का सिम्टम है। लगातार खांसी संक्रमण का प्रमुख लक्षण मानी जाती है। संक्रमण के दौरान गले में खराश और दर्द दोनों हो सकता है। सिर दर्द और अत्यधिक थकान की शिकायत भी आपको हो सकती है। कुछ मरीजों को उल्टी और दस्त भी होते हैं जो एक सिम्टम है इस बीमारी के। बच्चों में लक्षण सामान्य सर्दी खांसी वाले रहते हैं। उन्हें समय समय पर मियादी बुखार जैसा भी महसूस होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना बेहतर है। सांस लेने में परेशानी गंभीर स्थिति का संकेत है। सीने में दर्द होने पर तत्काल चिकित्सक से मिलना चाहिए। रक्त में ऑक्सीजन कम होना खतरे का बड़ा संकेत है। निमोनिया होने पर तत्काल उपचार की जरूरत पड़ती है। ठीक होने के बाद भी अगर फिर से तबीयत बिगड़ रही है तो ये एक गंभीर संकेत है। 3 दिन से ज्यादा बुखार रहे तो जांच जरूर कराएं। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं लेना नुकसानदायक हो सकता है। बीमारी के साथ इलाज का खर्च आम आदमी पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है, यह भी इसका एक प्रकोप ही है। बीमारी सिर्फ शरीर नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक हालत भी बिगाड़ देती है। भारत में स्वास्थ्य खर्च का बड़ा हिस्सा लोग ही उठाते हैं। खासतौर से हमारी ओपीडी पर जीपीए लागू नहीं होता। 2021-22 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 39.4% था। स्वास्थ्य खर्च में जेब से भुगतान पहले से घटा है। इलाज आर्थिक बोझ अभी भी लोगों के लिए बड़ा संकट है। गंभीर बीमारी में जांच, दवा और अस्पताल का खर्च बढ़ता है। लंबे इलाज में परिवार की बचत घट जाती है। गरीब परिवार बीमारी की वजह से कर्ज लेने को भी मजबूर हो जाता है। कई परिवार इलाज के लिए संपत्ति तक बेच देते हैं। महंगी दवाएं स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने की बड़ी वजह है। जांच और चिकित्सकीय सेवाएं भी खर्च बढ़ाती हैं। निजी अस्पतालों में इलाज कराना सबसे ज्यादा महंगा है। आपातकालीन इलाज में आर्थिक बोझ अचानक तेजी से बढ़ जाता है। बीमारी में सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों का किस तरह का चयन हो, यह भी समझना जरूरी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता है, लेकिन अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा है। कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगती हैं। आधारभूत सुविधाओं की कमी इलाज की रफ्तार रोक देती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत भी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। जांच सुविधाओं की कमी मरीजों को बाहर भेजने को मजबूर करती है। निजी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन खर्च वहां पर बहुत ज्यादा है। निजी अस्पतालों में इलाज मध्यम वर्ग की बचत पर भारी पड़ता है।
गंभीर बीमारी में निजी अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता है। जांच और उपचार के दौरान अलग अलग शुल्क बोझ बढ़ाते हैं। निजी अस्पतालों की कीमतों पर पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आपातकालीन मरीजों के लिए सस्ती चिकित्सा बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल मजबूत होंगे तो प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता घटेगी। हर जिले में जरूरी जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा बीमारी के साथ आर्थिक संकट न बने, इस पर भी मंथन जरूरी है। विकसित भारत के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या बदलाव जरूरी हैं, ये भी समझते हैं। विकसित भारत के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था जरूरी है। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने की जरूरत है। 2026-27 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 1.06 लाख करोड़ रुपया मिला था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 39,390 करोड़ रुपए रखे गए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 9,500 करोड़ रुपया मिला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ज्यादा मजबूत बनाना भी जरूरी है। हर जिले में आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। गांव तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं पहुंचानी होंगी। दवाओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। निजी अस्पतालों की दरों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। स्वास्थ्य बीमा की पहुंच समाज के हर वर्ग तक बढ़ानी होगी। गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकारी सहायता भी बढ़ानी होगी। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी होगी। सस्ता इलाज और बेहतर स्वास्थ्य ही विकसित भारत की नींव है। तो कोशिश यही है कि अपने देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। लेकिन जिस तरीके से पुराना वायरस अपने को मजबूत करके साल दर साल अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, वायरस भले ना बदला हो लेकिन उसके सिम्टम्स अगर लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं तो कहीं ये भी एक इशारा है कि लोगों की इम्यूनिटी पहले से कम हुई है। यानी हमारी इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है, हम मौसमी बीमारियों को क्यों नहीं झेल पा रहे हैं, इसके ऊपर भी चिंतन करना होगा ताकि हमारे राष्ट्र में हमारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बेहतर रहे। आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत अब चांद से आगे अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना तैयार करेगा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और अंतरिक्ष में नई महाशक्ति बनने की तैयारी है। किस तरीके की है तैयारी, सबसे पहले इसे समझते हैं। 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में है। अंतरिक्ष स्टेशन 5 मॉड्यूल में विकसित किया जाएगा। पहले मॉड्यूल को 2028 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। पहले मॉड्यूल को केंद्र सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। पूरे स्टेशन को चरणबद्ध तरीके से अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग कर पाएंगे। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में कई महत्वपूर्ण शोध किए जा सकेंगे। चिकित्सा और जीवन विज्ञान पर नए प्रयोग भी संभव होंगे। अंतरिक्ष में पदार्थ विज्ञान से जुड़ा शोध भी संभव होगा। स्टेशन भविष्य के लंबे मानव अंतरिक्ष अभियानों का आधार बनेगा।
गगनयान के बाद भारत की अगली बड़ी मानव अंतरिक्ष छलांग के रूप में इसे देखा जा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। भारत अब अंतरिक्ष उपयोगकर्ता से अनुसंधानकर्ता बनने की दिशा में काम कर रहा है। स्टेशन बनने के बाद भारत चुनिंदा अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल होगा। अब आर्यभट्ट से चंद्रयान 3 तक भारत ने अंतरिक्ष में क्या क्या हासिल किया है, यह भी देखिए। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 6 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया। भारतीय प्रक्षेपण यान कार्यक्रम ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। ध्रुवीय प्रक्षेपण यान ने भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया। मंगलयान ने भारत की गहरी अंतरिक्ष क्षमता को दुनिया के सामने रखा। भारत ने एक ही अभियान में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज में योगदान दिया। चंद्रयान 2 ने चंद्र कक्षा में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े जुटाए। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल नरम अवतरण किया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश है। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। एक्सपोसैट ने अंतरिक्ष विकिरण और ध्रुवण के अध्ययन को आगे बढ़ाया है। अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत अब उपग्रह प्रक्षेपण से मानव अंतरिक्ष उड़ान तक पहुंच चुका है। गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानव मिशन की कितनी तैयारी है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। मिशन का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। मानव को सुरक्षित अंतरिक्ष में पहुंचाना कार्यक्रम की पहली प्राथमिकता है। सुरक्षित वापसी के लिए विशेष प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। मानवयुक्त प्रक्षेपण यान की क्षमता लगातार परखी जा रही है। अंतरिक्ष यात्री दल का चयन और प्रशिक्षण पहले से जारी है। अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जीवन रक्षक प्रणाली को मानव मिशन के लिए विकसित किया जा रहा है। आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की भी व्यवस्था है। अंतरिक्ष यान के विभिन्न हिस्सों की जमीनी जांच जारी है। गगनयान के लिए शक्तिशाली इंजन भी विकसित किए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन गगनयान कार्यक्रम का अगला विस्तार है। गगनयान से मिली टेक्नोलॉजी स्टेशन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चंद्रयान 3 के बाद भारत की अंतरिक्ष छलांग कितनी बड़ी हो गई है, दुनिया के सामने यह भी समझना जरूरी है। चंद्रयान 3 ने भारत को तकनीकी क्षमता के लिहाज से उस स्तर पर पहुंचाया जहां दुनिया में भरोसा बढ़ा। सफल चंद्र सॉफ्ट लॉन्चिंग की वजह से अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का कद भी बढ़ा है। चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन का रास्ता खुला है। विक्रम और प्रज्ञान ने
चंद्र सतह से महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्र सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। विक्रम ने बाद में चांद की सतह पर छलांग का भी प्रयोग किया। इस प्रयोग ने भविष्य में नमूना वापसी अभियानों की क्षमता दिखाई। चंद्रयान 4 में चांद के नमूने पृथ्वी पर लाने की योजना है। भारत अब चंद्रमा से नमूने वापस लाने की तैयारी में है, यानी वहां के जमीन की खुदाई करके और उसको यहां तक लाना। भविष्य में मानव को चंद्रमा पर भेजने का भी लक्ष्य रखा गया है। अंतरिक्ष स्टेशन चंद्र अभियानों के लिए तकनीकी आधार मजबूत करेगा। भारत सूर्य और चंद्रमा दोनों के अध्ययन में आगे बढ़ा है। पृथ्वी निगरानी से गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान तक की क्षमता बढ़ी है। भारत के अंतरिक्ष तकनीक अब वैज्ञानिक शोध से व्यावसायिक क्षेत्र तक पहुंची है। अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत का अब बड़े मिशन का लक्ष्य है। निजी कंपनियों की एंट्री से अंतरिक्ष कारोबार भी बदल रहा है। स्टार्टअप ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, यह भी हम आपको बताते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी अब तेजी से बढ़ी है। 2026 तक भारत में करीब 400 अंतरिक्ष स्टार्टअप सक्रिय हैं। निजी कंपनियां प्रक्षेपण यान और उपग्रह निर्माण में उतर आई हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ा है। निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए मंजूरी देने की भी व्यवस्था बनी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रहा है। निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंच मिली। जुलाई 2026 में स्काईरूट ने निजी कक्षीय प्रक्षेपण का इतिहास बनाया है। विक्रम 1 भारत की धरती से निजी कंपनी का पहला कक्षीय प्रक्षेपण है। छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारतीय कंपनियां अवसर तलाश रही हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश $618.5 मिलियन तक पहुंच चुका है। 2026 में निजी क्षेत्र से करीब $187 मिलियन का निवेश आया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। 500 करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी अपनाने वाला कोष भी तैयार किया गया है। भारत ने अंतरिक्ष में मिशन को हासिल करने के लिए क्या लक्ष्य रखे हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। 2026-27 में अंतरिक्ष विभाग को 13,705.63 करोड़ रुपए मिले। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 10,397.06 करोड़ रुपए दिए गए। पिछले वर्षों में भी अंतरिक्ष बजट लगातार हजारों करोड़ रुपए रहा। सरकार अंतरिक्ष तकनीक में स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रक्षेपण यान निर्माण में विदेशी निर्भरता घटाने का प्रयास जारी है। स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी भारत के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करती है। उपग्रह और अंतरिक्ष उपकरणों के घरेलू निर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा है। निजी कंपनियों को इसरो की टेक्नोलॉजी सुविधाओं का उपयोग मिल रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियम भी आसान किए गए। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक $44 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2040 तक यह व्यवस्था करीब $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
अंतरिक्ष सेवाओं का इस्तेमाल 50 से ज्यादा क्षेत्रों में हो रहा है। मौसम, दूरसंचार और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी अहम बन गई। नौवानों पृथ्वी निगरानी में उपग्रह सेवाएं आम नागरिकों तक पहुंची हैं। अंतरिक्ष स्टेशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका देगा। तो इस लिहाज से भारत लगातार अपनी ऐसी स्किल्स को बेहतर करता जा रहा है जो उसे इस दुनिया से उस दुनिया तक अपना कीर्तिमान स्थापित करने का मौका दे रही हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मूल संरचना, अपनी धाती को संभाल कर रखे। उसमें संस्कार, परंपराएं, वहाँ की आचार विचार, नीति और सबसे बड़ी बात, उस देश के जो मूल लोग हैं उनकी अपनी एक हनक या धमक जिस तरीके से बनती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब ब्रिटेन से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन जो अंग्रेज़ों का देश है, वहाँ पर बीते कुछ दशकों में इस्लामीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और जो मूल निवासी यानी अंग्रेज़, अब वो परेशान हैं। हालात बेकाबू हो रहे हैं और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दिन ऐसा ना हो कि ब्रिटेन, जिसे अंग्रेज़ों का देश कहा जाता है, वो एक इस्लामी राष्ट्र बन करके खड़ा हो जाए। ये स्थिति बिल्कुल साफ साफ अब दिखाई दे रही है और ये बात उन अंग्रेज़ों को भी समझ में आ रही है जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है और भविष्य को लेकर के इसका क्या अनुमान है, सबसे पहले ये समझिए। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी पिछले दशकों में लगातार बढ़ती गई है। 2021 में इंग्लैंड और वेल्स में मुस्लिम आबादी 39 लाख थी। मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का करीबन 6.5% थी। 2011 में मुस्लिम आबादी करीब 27 लाख दर्ज हुई। 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी 12 लाख बढ़ी है। अपने भारत में चूंकि हम 1.5 अरब के आसपास हैं, इसलिए ये सारे आंकड़े बहुत छोटे लगते हैं। मुस्लिम आबादी आयु संरचना ब्रिटेन की औसत आयु संरचना से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। युवा आबादी भविष्य में राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा सकती है। लंदन मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी आबादी वाला सबसे प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और लेस्टर में भी मुस्लिमों की तादाद बढ़ी है। मुस्लिम आबादी का क्षेत्रीय संकेंद्रण चुनावी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। आबादी बढ़ने से प्रतिनिधित्व का सवाल भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पेव के अनुमान में 2050 तक यह हिस्सेदारी पहुंचेगी 16.7%। यह अनुमान भविष्य के प्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलावों पर आधारित है। आबादी बढ़ना अपने आप में इस्लामीकरण का प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। असली सवाल आबादी के साथ सामाजिक एकीकरण और राजनीतिक प्रभाव का है। इस लिहाज से अब अंग्रेज डर रहे हैं। मुस्लिम वोट और ब्रिटिश राजनीति को भी समझना जरूरी है, कैसे ये पूरा चुनावी गणित बदलता जा रहा है। ब्रिटेन में मुस्लिम मतदाता कई चुनाव में लेबर पार्टी के करीब रहे। विदेश नीति मुस्लिम मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा नहीं है। इराक युद्ध ने पहले भी मुस्लिम मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। गाजा युद्ध ने मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल दी हैं। 2024 चुनाव में कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लेबर कमजोर हुआ। कुछ सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों ने लेबर उम्मीदवारों को हरा दिया। लेबर पार्टी की राष्ट्रीय जीत के बावजूद ये महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। मुस्लिम मतदाताओं में एक रूपता मान लेना भी सही नहीं है।
युवा मुस्लिम मतदाता दल बदलने में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दिखे। स्थानीय मुद्दे भी मुस्लिम मतदाताओं के फैसले प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बढ़ता मतदाता प्रभाव पार्टियों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। विदेश नीति अब घरेलू चुनावी राजनीति से भी जुड़ रही है। धार्मिक पहचान और राजनीतिक पसंद के संबंध पर भी बहस अब बढ़ने लगी है। जो भारत में रूटीन का कोर्स है वो अब अंग्रेज महसूस कर रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ रही है और वो पूरे देश पर अपना इंपैक्ट डाल रहे हैं। यानी अब अंग्रेजों को यह समझना पड़ रहा है कि हमारे बीच में जो रह रहे हैं वो इतनी आसानी से हमें नहीं रहने देंगे अगर स्थितियां उनके हिसाब से न चलाई गई। गाजा से लेकर इजराइल तक ब्रिटेन की विदेश नीति पर मुस्लिम प्रभाव कितना है यह भी समझ लीजिए। कैसे ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी बदल रही है। गाजा युद्ध ने ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में गहरी बहस छेड़ दी है। मुस्लिम मतदाताओं ने गाजा को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। फिलिस्तीन समर्थक उम्मीदवारों को कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समर्थन मिला है। लेबर की गाजा नीति को मुस्लिम मतदाताओं की आलोचना झेलनी पड़ी है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपने क्षेत्रों में कड़े मुकाबले का भी सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन की इजराइल नीति पर राजनीतिक मतभेद लगातार बढ़े हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला बहस का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इजराइल समर्थक नेताओं ने ब्रिटिश नीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू की टिप्पणियां इसी व्यापक राजनीति विवाद का हिस्सा हैं। ब्रिटेन की विदेश नीति केवल धार्मिक दबाव से तय नहीं होती है। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी ब्रिटिश नीतियां प्रभावित होती हैं। ब्रिटेन अमेरिका और यूरोप के सहयोगियों की नीतियों को भी देखता है। गाजा मुद्दे ने ब्रिटिश समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा दिया है। विदेश नीति का असर अब ब्रिटेन के चुनावी मुद्दों में दिखा है। सवाल यह है कि मतदाता का दबाव विदेश नीति को कितना और किस हद तक बदलेगा। गाजा युद्ध में ब्रिटेन ने पहली बार अमेरिका का उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसा इससे पहले हर युद्ध में वो देता आया है। इसके अलावा ग्रूमिंग गैंग का मामला और संस्थागत विफलता से भी सबक लेने की जरूरत है। रॉदरहैम में बच्चों के यौन शोषण का मामला बेहद गंभीर था। आधिकारिक जांच में लगभग 1400 बच्चों के यौन शोषण का अनुमान लगाया गया। शोषण की घटनाएं 1997 से 2013 के बीच हुई। पीड़ितों में बड़ी संख्या लड़कियों की थी। जांच में स्थानीय संस्थाओं की गंभीर विफलताएं सामने आईं। अधिकारियों पर समुदाय संबंधों के डर से निष्क्रियता के आरोप लगे। यानी मुस्लिमों का डर इस कदर था कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर भी आलोचना हुई। बाद में रॉदरहैम परिषद के खिलाफ सरकारी हस्तक्षेप किया गया। मामले ने नस्ल और अपराध पर राष्ट्रीय बहस भी छेड़ दी।
अपराधियों की पहचान को पूरे समुदाय से जोड़ना विवादास्पद रहा, लेकिन हकीकत वही थी। बाल यौन शोषण को किसी धर्म समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, इस तरीके के लगातार वहां पर दलीलें रखी गईं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में पहचान से ऊपर कानून जरूरी है। संस्थागत डर बच्चों की सुरक्षा से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये ब्रिटेन ने सीखा इस घटना से। राजाराम मामले में ब्रिटेन की बाल सुरक्षा व्यवस्था बदलने पर उसे मजबूर कर दिया। एकीकरण, कट्टरता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ब्रिटेन में किस तरह की बहस चल रही है, यह भी समझिए। ब्रिटेन में सामाजिक एकीकरण को लेकर बहस लगातार तेज हुई है। सवाल है कि अलग अलग संस्कृतियां पहचान समाज को कितना प्रभावित करती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय मूल्यों के बीच संतुलन जरूरी है। कट्टर विचारधाराओं से निपटना ब्रिटिश सुरक्षा नीति का हिस्सा है। किसी धर्म के सामान्य अनुयायियों को कट्टरपंथ से जोड़ना उचित नहीं है। आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ कानून समान होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में विचारों की विविधता पर भी बहस चल रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ब्रिटिश लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। जैसे हमारे देश में धार्मिक भावनाओं और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा अपने देश में हो रहा है। विवादित विचारों को रोकना या बहस में शामिल करना एक चुनौती है। बात ही नहीं करना है, मुंह चुराना है। यह अंग्रेजों की स्थिति हो गई उन्हीं के देश में। परिसरों में राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस्लामोफोबिया के आरोपों और वैध आलोचना के बीच में अंतर किया जाए, जो लिबरल हैं वहां के, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। समुदायों के बीच विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सामाजिक एकीकरण केवल मुस्लिम समुदाय के नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, कानून और नागरिक अधिकारों की समानता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। क्या ब्रिटेन का इस्लामीकरण हो रहा है या फिर सामाजिक राजनीतिक संतुलन बदल रहा है, इस बात को और बेहतर तरीके से हमें समझना होगा। ब्रिटेन के इस्लामीकरण का दावा राजनीतिक विश्लेषण का हिस्सा है। मुस्लिम आबादी का बढ़ना, देश का इस्लामीकरण होना, ये बातें दोनों अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मंशा एक ही तरह की दिखती है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था अभी संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। ब्रिटिश कानून धार्मिक कानून के बजाय राज्य के कानून से चलता है। मुस्लिम नागरिकों की बढ़ती संख्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जरूर असर डाल सकती है। बड़े शहरों में मुस्लिम समुदायों का राजनीतिक प्रभाव अधिक दिखता है। स्थानीय चुनाव में धार्मिक और सामुदायिक मुद्दे प्रभाव डाल सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका भी बढ़ी है। ब्रिटेन में मुस्लिम मतदाता एक समान राजनीतिक समूह नहीं है। वर्ग, उम्र, क्षेत्र और आर्थिक मुद्दे भी मतदान को प्रभावित करते हैं। ब्रिटेन में मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के बीच एकीकरण बड़ा सवाल है। अपराध के मामलों में सामुदायिक पहचान से ऊपर कानून जरूरी है। कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही नागरिक अधिकार भी जरूरी हैं। राजनीतिक दलों को धार्मिक वोट से आगे व्यापक समाज देखना होगा। ब्रिटेन की असली चुनौती विविधता और राष्ट्रीय एकता में संतुलन है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसका असर अपने देश पर भी आएगा, जरूर आता ही है। हम भी इस तरीके की चुनौती से लगातार जूझ रहे हैं। 1947 में हमारे देश के, इस भारत के 3 टुकड़े हुए। अभी भी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन उसकी भी बढ़ती हुई जनसंख्या कई इलाकों में डेमोग्राफी को चेंज कर रही है। राजनीति में
ये सबको पता है कि मुसलमान एक झुंड की तरीके से वोट देने में विश्वास रखता है और इसीलिए राष्ट्र की बात करने वाली पार्टियों से ज्यादा बेहतर उसे फिलहाल सेकुलर पार्टियां लगती हैं और ऐसी पार्टियों की देश में बहुत बड़ी तादाद है। मुस्लिम वोट बैंक को कैटर करने के लिए अपने देश में भी इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि धीरे धीरे जब यह चीज बढ़ने लगती है तो जो देश किसी समय आधी दुनिया पर राज करता था, कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता है, वहां हर घंटे सुबह और शाम हो रही है। वजह उसकी यही है कि जिस तरीके की स्थितियां उसने पनपाई, जिस तरीके का लोकतंत्र उसने रखा, उस लोकतंत्र को बचाने में जिस तरीके की उसने समरसता दिखाई, आज वही समरसता अंग्रेजों को अपने वजूद को बचाने या उसे संभालने के लिए सोचने पर मजबूर कर रही है। ये बातें किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी होती हैं, अपने देश के लिए भी बहुत जरूरी हैं, ताकि होता रहे वंदे राष्ट्र।